अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर कुरेत। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है आपका? ठीक। डॉक्टर आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर। आज हमारा टॉपिक पोलियो और ओलिगो ही है ना। जी जी। डिस्कस हम दोनों करेंगे, केस हम एक का करेंगे, ठीक है। ठीक है डॉक्टर, मैं करती हूँ। मेरा कल नेट का बहुत इशू था, कनेक्ट हाँ डिसकनेक्ट हो रहा था। जी जी, ठीक है, आप ही करें केस। स्टार्ट करें। जी चलें। एक सेकेंड। स्टार्ट करूँ डॉक्टर कुरेत? जी जी, करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर जवेरिया, मेरा गायनी के शोबे से 4 साल से ताल्लुक है। मैं आपके मसले के मुतालिक बातचीत करूंगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेरा नाम सादिया है। और डॉक्टर कुरेत सादिया आपकी नहीं, आवाज कट रही है। मैं कह सादिया? रही हूँ सादिया। सादिया, कितनी उम्र है आपकी और शादी को कितना अरसा हो गया है? मेरी उम्र 26 साल है, शादी को 1 साल हुआ है। पहले कितने बच्चे हैं? कोई बच्चा फोत या जाया तो नहीं हुआ? ये मेरा पहला हमल है डॉक्टर साहब। अच्छा। और माहवारी कब आई थी आपको आखिरी दफा? 25 दिसंबर को आई थी डॉक्टर साहब। ठीक है। माहवारी का कोई मसला तो नहीं रहा? कोई बेतरतीबी तो नहीं थी? आपको अपनी तारीखें बिल्कुल सही से याद है? जी जी, बिल्कुल ठीक थी मेरी। ठीक है, अपने मसले की मुझे थोड़ी सी वजाहत करें। डॉक्टर साहब, मुझे ना अब सारे मुझे कहते हैं तुम्हारा पेट इतना ज्यादा नहीं फूला। मैं वहीं गांव में चेक करवा रही थी, तो मैंने कहा अब मैं बाहर किसी बड़े अस्पताल में चेक करवाऊं। मुझे अपने पेट जो है ना उस तरह से बढ़ता हुआ नहीं लग रहा जैसे सारी औरतें कहती हैं ना बढ़ता है। घर वाले भी ये कहते हैं तुम्हारा पेट नजर नहीं आता। अच्छा। ठीक है। मैं ना इस सिलसिले में आपसे थोड़े से सवालात करूंगी। मुझे ये बताएं कि ये हमल आपका खुद ब खुद हुआ है या आपने अद्वियात खा के किया है? नहीं डॉक्टर साहब, खुद ब खुद हुआ है। ठीक है। और इससे पहले आपने कहीं पर चेक करवाया या अभी पहली दफा चेक करवा रही हैं आप? नहीं, यहाँ पे इस हॉस्पिटल में तो पहली दफा आई हूँ। गाँव में ही बस एक LHV है, उसको चेक कराती रही हूँ। ठीक है, पहले 3 महीने में कोई नजला जुकाम खांसी उल्टी मतली तो नहीं रही आपको? उल्टियां बहुत ज्यादा रही हैं डॉक्टर साहब शुरू में। वो LHV मुझे ड्रिप्स लगा अच्छा। देती थी, तो एक टीका लगाती थी, मैक्सिलॉन का कहती थी। तो उससे ठीक हो जाता अच्छा। था। घर में भी एक दो दफा मैंने वो लगवाया है। ठीक है, और इसके अलावा फिर आपकी ये उल्टियाँ 3 महीने के बाद ठीक हो गई थी? जी, 3 माह के बाद तो काफी बेहतर हो गई थी। लेकिन मुझसे ठीक खाया है, पिया इसके अभी अलावा भी बच कुछ नहीं, खाया पिया अभी भी कुछ नहीं जाता वैसे। ठीक है, तो इसके अलावा कभी आपको अस्पताल में इस वजह से दाखिल होना पड़ा हो? किस वजह से? नहीं डॉक्टर साहब, बस ड्रिप ही लगती थी, दाखिल तो कभी नहीं हुई। ठीक है, आपने अपनी बच्चे के जो शुरू के 3 महीने में अल्ट्रासाउंड होती है, वो करवाया था? जी जी, शुरू में हुआ था अल्ट्रासाउंड। उसमें वो ठीक था। ठीक है, बच्चा एक बताया? जी जी, बच्चा एक ही एक बच्चा बताया था या था। दो एक ही बच्चा था। ठीक है। और बच्चे की हरकत कब से होना शुरू हुई है आपको? डॉक्टर साहब, 5वें महीने में होगी थी शुरू मेरी। अच्छा। और अभी हरकत होती है? हरकत ठीक है? जी जी डॉक्टर साहब, हरकत मुझे ठीक महसूस होती है। बच्चे की बनावट वाली अल्ट्रासाउंड करवाई है जो 20वें हफ्ते पे होती है? कोई बच्चे का नुक्स तो नहीं बताया उन्होंने? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने वो ऐसा तो कोई नहीं, बस वो LHV से ही कराती थी। वो कहती थी ठीक है सारा कुछ, लेकिन मुझे अपने पेट इतना ज्यादा ठीक है। बढ़ता हुआ नहीं लग रहा। ठीक है, और फौलाद की गोलियां आयरन कैल्शियम वगैरह खा रही हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, वो गोली मुझसे नहीं खाई जाती, उल्टी आ जाती है। अच्छा, तो उल्टी की आप दवाई नहीं लेती हैं साथ? कभी कभार अब ले लेती हूँ, डॉक्टर ने एक दी हुई, उसने एल में दी हुई थी। वो मैं कभी कभी खा लेती हूँ। दवाइयाँ नहीं मुझसे खाई जाती, खाना भी बस थोड़ा बहुत ही खा लेती हूँ, ज्यादा खाया नहीं जाता। ठीक। लेकिन ठीक है सेब सादिया, वगैरह मुझे मैं ये बत सेब वगैरह ले जी लेती जी। हूँ। ठीक है सादिया, मुझे ये बताएं कि आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, टीबी, दमा, दिल का कोई मसला तो नहीं है इस हमल में या इस हमल से पहले? नहीं डॉक्टर साहब। ऐसा तो नहीं महसूस होता कि पानी छूट के पड़ा हो आपको, या कभी कोई खून निकला हो? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं। ठीक है, इसके अलावा कोई और मर्ज जिसके लिए कोई अद्वियात ले रही हो? कभी कोई ऑपरेशन हुआ हो आपका? नहीं डॉक्टर साहब।
कोई खास किस्म की अद्वियात, जिस तरह के कोई दर्द की कोई अद्वियात वगैरह इस्तेमाल करती रही हो आप? डॉक्टर साहब उल्टी के लिए बस गोली लेती हूँ, कभी कभार जिस्म दर्द हो तो पैनाडोल खा लेती हूँ। ठीक है। और कभी कोई खून की बोतल लगी हो? नहीं नहीं डॉक्टर साहब। जाती नोयत का सवाल पूछूंगी कि सिगरेट नोशी तो नहीं करती या कोई और नहीं डॉक्टर साहब। नशावर चीज इस्तेमाल करती हो? नहीं ठीक है। नहीं। घर में गुजर बसर ठीक हो जाता है? किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं है आपको? नहीं डॉक्टर साहब ठीक है सब कुछ। ठीक है। मैं ना इस सिलसिले में आपका मुआयना करना चाहूंगी। और हम्म। जहाँ अभी तक आपने कोई कुछ और मुझे बताना चाहती हैं आप इसके अलावा? और अभी नहीं तक डॉक्टर आपने कोई साहब। इसके लिए इलाज वगैरह करवाया? नहीं डॉक्टर साहब बस मैं अभी आई हूँ, अब क्या आप चेक करके बताएं कि अब सारा कुछ ठीक है। ठीक है सादिया, मैं ना अब आपका थोड़ा सा मुआयना करूंगी। मैडम आई नीड द एक सेकंड एग्जामिनेशन। एक सेकंड एक सेकंड जो प्लीज। जी। जी जी। एग्जामिनेशन कर मैडम आई नीड लीजिए। द जी वाइटल्स, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी, टेम्परेचर, पल्स। एग्जामिनेशन पे सारा कुछ ठीक है, सिर्फ सिम्फिजियो फंडल हाइट उसकी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, और एस्टिमेटेड लाइकर वॉल्यूम रिड्यूस लग रहा है, फीटल पार्ट्स पेपर पर है, फीटल हार्ट साउंड इज रेगुलर, बाकी सारा कुछ नॉर्मल है। और उसकी लाइफ? लाइन ही फिर असेस कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल कफेलिक है। ठीक है। ठीक है। अब मैडम, शुड आई गो फॉर द हाँ जी ये इन्वेस्टिगेशंस और मैं समरी बताऊं इधर? समरी करें, समरी पहले करें। ओके। Mrs. Sadia, 26 years old, married for 1 year, primary gravida, at gestational age of 27 plus 5 weeks, presented with the complaint of decreased abdominal girth according to the gestational age. She gave the history of excessive nausea, vomiting in the first trimester, which is continued till now, but she is non-compliant to the medication, and she takes Maxillan on and off for this complaint. Rest of the medical and the medical history is insignificant, and on examination she is vitally stable. Her subvitals are also normal. Systemic examination is unremarkable, and obstetric examination showing the symphysiofundal height of 24 centimeter with decreased liquor clinically, and the fetal heart sounds are audible. ठीक है। इसके अंदर ना आपने 2 दफा कहा वाइटली स्टेबल और वाइटल्स आर नॉर्मल। Subvitals, हाँ तो इसको आप वो ना सब वाइटल्स, हाँ subvitals। इसको आप ऐसे बोल दें पल्स, क्योंकि वाइटल्स बोलना इंपॉर्टेंट है, मैंने तो बताया नहीं, लेकिन पल्स बीपी अच्छा अच्छा अच्छा। टेम्परेचर आर नॉर्मल। ठीक है। ठीक है। And rest of the general physical examination is unremarkable. And systemic examination ठीक is है। unremarkable. On abdominal examination, फिर आप सिर्फ physiofundal height is 23 centimeter, liker seems to be reduced, longitudinal capacity lie. ठीक है। हम्म। ठीक है। जी। एक सिंपल सा केस ये तो होता है यूजली, तो आपका ओलिगो ही आएगा, तो वो आपको समरी वगैरह दे देंगे, ठीक है। चलें, हम्म। इसलिए ये सिंपल सा केस ही बनता है, लेकिन आपको जो है ना, आपने अच्छा किया, आपने सारी कॉजेज को रूल आउट जरूर करना है, जो कि गुड थिंग। ठीक है, तो हिस्ट्री आपकी हम्म। पैटर्न टेम्पलेट वर्स वेरी गुड। मरियम उधर से उठ जाओ बेटे, ऐसे लो, बंद करो। अच्छा, उसके अंदर जो है ना, जब पेशेंट इस तरह से कंप्लेन करके आए ना कि मुझे अपना पेट ज्यादा बढ़ता हुआ फील नहीं हो रहा, तो सबसे पहले तो आपने रॉन्ग डेट्स को देखना है कि कहीं उसकी डेट्स गलत तो नहीं थी, ठीक है। सो जो आपने किया हम्म। था, आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूछा, आपने सवाल किया कि आपको माहवारी सही तरह से याद है अपनी, ठीक है। सो दैट इज गुड।
फिर उसके बाद आप उसको रूल आउट करते जाए कोई कॉजेस, लेकिन जो आपने एक नहीं कॉज रूल आउट की कि कोई कंजेनिटल एनॉमली तो नहीं है, ठीक है, हम्म। वो उसके लिए आप हम्म। हिस्ट्री में पूछ सकती हैं। शोहर आपके रिश्तेदार तो नहीं है, क्योंकि कजन मैरिजेस के हम्म। अंदर, फैमिली के अंदर कोई पैदाइशी तौर पर बच्चों को बीमारी तो नहीं होती है, ठीक है। बेशक अनोमली स्कैन उसका अवेलेबल नहीं था, बट समटाइम्स कोई ओलिगोहाइड्रोमनोस अगर हो रहा है या स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज हो रहा है किसी भी वजह से, तो यू हैव टू रूल आउट कोई अनोमली ना हो, ठीक है। हम्म। सो वो एक सवाल आपका सिर्फ मिस है, बाकी आपको पेशाब की तरह कोई पानी तो नहीं पड़ा, आप खुराक ठीक खा लेती हैं, वो पेशेंट बार बार बता रही थी इसलिए आप सवाल ना भी करती तो कोई नहीं, लेकिन अगर पेशेंट ना बताए तो आपने जरूर हम्म। पूछना है कि आपको टॉनिक्स वगैरह ले सकती हैं, तो खून की कमी वगैरह तो नहीं है, खुराक ठीक खा लेती हैं, पानी ठीक पीती हैं, पेशाब का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है आपको, पेशाब जल के तो नहीं आता, ठीक है, बार बार तो नहीं आता। हम्म। फिर वॉमिटिंग, वो आपने जब आप टेम्पलेट अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर का करेंगी तो वो पूरा हो जाएगा, आपकी बातें सारी पूरी हो जाती हैं, ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, कोई पानी तो नहीं पड़ा था, वॉमिटिंग उसको बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से वो शॉर्ट स्टेज में गई है, एडमिशन्स में नहीं गई लेकिन शॉर्ट स्टेज में गई है, ठीक है। और टॉनिक्स वो टॉलरेट हम्म। नहीं कर सकती, तो वन ऑफ द फैक्टर कि जी वो शायद डाइटरी हो सकता है या कुछ इस तरह का हो सकता है, ठीक है, और एक्सेसिव वॉमिटिंग की वजह से हम्म। भी उसकी ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, ठीक है, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। सो एक ही सिर्फ आपका पॉइंट मिस हुआ है वो कंजेंटल एनॉमलीज का, लेकिन वो कवर एनॉमली स्कैन में हो सकता है, लेकिन अगर एनॉमली स्कैन नहीं हुआ हुआ तो फिर आप पूछ सकती हैं कि आपके खानदान में किसी हम्म। को पैदाइशी तौर पे कोई बीमारी तो नहीं होती, ठीक है, कजन मैरिज हम्म। तो नहीं है, ठीक है। जी। चलिए जी, ओलिगोहाइड्रोमनास या इन्वेस्टिगेशन टेस्ट। स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज की हिस्ट्री समझ आ गई, हिस्ट्री पॉइंट समझ आ गए सबको। एक्चुअली ओलिगोहाइड्रोमनास जो है वो आपको स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज के साथ प्रेजेंट करेगा। डॉक्टर साहब मेरा पेट बढ़ नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए 7वें महीने में, मेरा वैसा नहीं है। आपने वीक्स कितने बताए थे जवेरिया, मुझे भूल गया। मेरे 27 प्लस हाँ, 4 5 निकल 27 रहा था। वीक्स, हाँ 27 वीक्स थे, ठीक है। तो ये एक बहुत मैम इंपॉर्टेंट है, ये ठीक है। इन्फेक्शंस का मैडम क्या इसमें रेलेवेंसी बनती है, जो आपने एक पॉइंट अभी बोला कि रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं कि नहीं? कौन से रिपीटेड इन्फेक्शंस? मैम ये कंजेनिटल यूटीआई का इन्फेक्शन भी यूटीआई। आपने। शुरू में होते हैं ना, समटाइम्स को रुबेला इस तरह के, उसमें भी आपका ओलिगोहेड्रोमनोस हो सकता है, कोई रीनल प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है उसमें आपकी ओलिगो हो सकता है, रिकरेंट यूटीआई हो उसकी वजह से भी जो है वो पानी पानी पेशेंट कम लेती है तो उस वजह से भी हो सकता है, डाइटरी इंटेक में भी हो सकता है, एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। तो सही है। ठीक है, और सही है। आइसोलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, तो वो तब डिफरेंट कॉजेज है ना, तो आपने सारी कॉजेज को बेसिकली हिस्ट्री में रूल आउट करना है, ताकि आपकी हिस्ट्री से पता चल जाएगा कि आप, अगर स्ट्रक्चर डिस्कशन आती है तो आपने बुलेट्स के तौर पे ये बातें पूछनी है कि आई विल, कुछ बातें वो बता देंगे और कुछ आपने सारी पूछनी होंगी, ठीक है, जैसे आप स्ट्रक्चर डिस्कशन आफ्टर म्यूचुअल इंट्रोडक्शन, आई विल टेक द रेलेवेंट हिस्ट्री रिगार्डिंग द shore of the dates, menstrual cycle, and any anomaly and any dating scan, and gestational amenorrhea को और मैंने मिलता, जब तुम्हें कहा कि गेस्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है, और उसके बाद फिर वो जो आपकी वॉमिटिंग तो नहीं होती, ब्लड प्रेशर तो नहीं होता, कोई शुगर का मसला तो नहीं है, वो सारी जो प्लेसेंटल कॉजेज हैं, तो आपने ओलिगो की कॉजेज मेटर्नल कॉजेज, प्लेसेंटल कॉजेज, फीटल कॉजेज, तो फीटल में एक आते हैं फीटल इन्फेक्शन हो सकते हैं और फीटल अनॉमलीज हो सकती हैं, ठीक है। सो ओलिगो की 3 कॉजेज जो आपकी प्लेसेंटल इस तरह से होती है उनको डिवाइड करके आपने उनको सवालों में कन्वर्ट कर देना है, तो आपकी हिस्ट्री पर बन जाएगी ओलिगो की, ठीक है। और एग्जामिनेशन में तो फिर वही पॉइंट, जैसे ब्लड प्रेशर देखोगे, बीएमआई देखोगे, पैलर देखोगे, उधर से उसकी सिंपथी फंडा वो असेस करोगे कि वाकई स्मॉल फॉर गेस्टेशनल एज है, लाइकर वॉल्यूम को पीए पे असेस करेंगे, ठीक है। जी जी, लीकिंग का पूछा था उन्होंने, कोई एकदम से पानी तो नहीं पड़ा था, गंदा पानी भी नहीं, वजाइनल इन्फेक्शन भी पूछा था और लीकिंग का भी पूछा था।
ठीक है। लीकिंग हो सकती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज हो सकती है ओलिगोहाइड्रोमनास की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने फिर इसमें पूछनी होंगी। ठीक है। अच्छा हाँ, ड्रग्स का भी पूछना है, और अगर स्पेसिफिकली कोई ड्रग्स पूछ सकते तो वो पूछ सकते हैं आप। ठीक है। मैंने पूछा था डॉक्टर को तो कि कोई हाँ दर्द के लिए कोई खास हाँ फैसिलिटीज, हाँ, क्योंकि एनसेड्स करते हैं ना। एनसेड्स भी कर सकते हैं, एस इनहिबिटर्स भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है। ओके, बस हाँ यही पॉइंट्स थे हिस्ट्री के। जी। अच्छा, मैडम शुड आई थिंक जनरल फिजिकल चले। में हाँ ये ठीक है। हाँ ये इतना ही पूछना था। चले, किसी ने कोई पूछनी है क्वेरी हिस्ट्री एग्जामिनेशन में तो पूछ लें। केस समरीज होके वो मैंने थोड़े से पॉइंट्स बता दिए कि बार बार रिपीट नहीं करने चीजों को, और कोशिश करें जो कॉजेज आपके दिमाग में उस वक्त हैं उन उन सारों को एक दफा रूट बता दें कि इनमें से कोई, क्योंकि अगर कोई कॉज होगी तो वो तो पॉइंट होगा, लेकिन जब हमने उसको आइसोलेटेड करना है या इडियोपैथिक करना है, तो उसके लिए हम एक केस समरी के अंदर जो है ना सारे पॉइंट्स बताने पड़ेंगे कि इसको ये भी नहीं था, इसको ये भी नहीं था, सिर्फ इसके अंदर एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग रहा है और डाइटरी इनएडिक्वेट डाइट है उसकी। ठीक है। चले, इन्वेस्टिगेशंस पे आ जाइए। जी मैडम, आई जी नीड बताइए, द मैं आपका टाइमर कंप्लीट ब्लड इसलिए नहीं काउंट विद चला रही डेट एंड। जरूरी है क्योंकि आपका टाइम सेट है, आपका टाइमर ठीक होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपका डिस्प्ले नहीं कर रही टाइमर। चले, मैडम, आई नीड द कंप्लीट ब्लड काउंट विद डेट एंड टाइम फॉर हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ब्लड ग्रुप से शुरू करो, ब्लड ग्रुप से शुरू करो, जी हैबिट बना लो। अ, बी ओ ठीक ओ है। पॉजिटिव है इसका। ठीक है मैडम, कंप्लीट ब्लड काउंट विद डेट एंड टाइम फॉर हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल है ये। एंड तो एच बी इसकी मिड सिर्फ स्ट्रीम यूरिन नाइन पॉइंट एनालिसिस। नाइन है, एच पी 9.9 है, बाकी ठीक है। ओके, मिड स्ट्रीम यूरिन एनालिसिस फॉर प्रोटीन, पस एंड नाइट्राइट्स। उसमें 5 to 6 पस सेल्स है, बाकी ठीक है। And madam, I also need the urine culture sensitivity report. नॉट डन। फाइव And टू सिक्स में हम कल्चर करवाएंगे। 5 तक यूजुअली नहीं होता, 5 से कोई ऊपर बात पे। नहीं, 100+ कॉलोनीज पे होगा तो फिर हम कर। जी, जी पूछिए। जी डॉक्टर गुरत, आई नीड ब्लड शुगर फास्टिंग एंड वन और पोस्ट कंटेंट प्रेंडियल। सेंसिटिविटी 5 to 6 पे ना पूछें। ठीक है, ठीक है, आगे चले। ठीक है सिम्टम्स नहीं है ना कुछ भी, मैडम। सिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया आ रहा है तो उसमें कल्चर एंड सेंसिटिविटी बनता नहीं है। ठीक है, चले। ठीक है, ब्लड ब्लड शुगर फास्टिंग एंड वन और पोस्ट प्रेंडियल नॉर्मल है एंड वायरल सीरोलॉजी, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंटीजन, एंटी एचसीवी, एंटी एचआईवी, टाइप 1 टाइप 2 एंटीबॉडीज। और नेगेटिव है। आई नीड द डेटिंग स्कैन फॉर द fetal cardiac Single alive pregnancy of 9 weeks, cardiac activity scenes, dated back and in any soft February. marker or the knuckle. No, not done. This was the only scan Okay, available. okay. No anomaly scan available Mhm. No and no reason, no Doppler anomaly findings. scan is available. And madam, any TOT screening done in the first trimester available if No, not done. okay. बस Madam, should I proceed यही towards the इन्वेस्टिगेशन से मैनेज करें। ठीक है madam, now I will proceed towards the management after offering support and counseling about the diagnosis to the patient that she is having the isolated oligohydramnios, एक मिनट 50% वेरिया, chances। एक मिनट वेरिया, ये जो आप वर्ड जी जी। बोलते हैं ना ऑफर सपोर्ट, आप इसको हम्म। ऑफर सपोर्ट को अगर तो आपको एक्सप्लेन करना वहां पे आएगा,
तो आप बोलिए, वरना आप सिंपल सादे अल्फाज इस्तेमाल कीजिए कि आई विल काउंसल द पेशेंट रिगार्डिंग हर कंडीशन। ठीक है, क्योंकि अभी इसके हम्म अंदर कोई आपको रिस्क फैक्टर नहीं ना मिल रहा। हम्म देर इज नो रिस्क फैक्टर, तो तुम उसको ना तो हाई कर सकती हो ना लो कर सकती हो। ठीक है, यस तुम हम्म उसको क्लिनिकल बेस पे हाई रिस्क कर सकती हो, बट हाई रिस्क किस बेस पे बताओगी उसको? तो यहाँ पे आप उसको सिर्फ अभी काउंसलिंग करेंगी रिगार्डिंग द सस्पिशन। तुम्हारे पास कोई अभी स्कैन नहीं है, यू आर जस्ट सस्पेक्टिंग कि उसका लाइकर काम है, ऐसे ही है ना? हम्म अभी जी। ऐसा कश्यप अभी हुआ ही नहीं है ना, यही तो पॉइंट मैं बता रही हूँ कि अभी तक की हिस्ट्री एग्जामिनेशन में ना तो कोई रिस्क फैक्टर निकला है उसका, सिवाय हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के। वो भी हाइपरेमेसिस नहीं है, वो भी एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग है, एनवीपी है। ठीक है, हम्म हाइपरेमेसिस तो तब कहेंगे कि जो शी गॉट एडमिटेड, वो तो शॉर्ट स्टे के लिए हम्म ड्रिप लगाई उसने और वो खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको आप एक्सेसिव नोजिया वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी बोलेंगे, बट हाइपरेमेसिस तो नहीं करेंगे। ठीक है, हाइपरेमेसिस तो तब होता है जब उसका वेट लॉस भी आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसी कोई बात उसकी नहीं थी। ठीक है, सो इसमें आपने ऑफर सपोर्ट करके क्या करना है? यू जस्ट काउंसल के व्हाट आर यू सस्पेक्टिंग। समझ आई बात की? जी। हाँ चले, बताइए आप बोलिए। uh, जी। I will counsel my patient regarding the current diagnosis that she might be having the suspicion of the isolated oligohydramnios, as the complete workup has not been done अभी yet, अभी and आप ना also she आइसोलेटेड का वर्ड ना बोलिए, अभी कुछ ठीक इन्वेस्टिगेशंस है। आपने करवानी है। ठीक है, अभी ठीक आपको है। प्लेसेंटा का नहीं ना पता अभी तो। ठीक है, जी। हाँ अभी तो कुछ भी नहीं ठीक पता है। आपको, तो इसलिए I will अभी आप counsel सिर्फ my बोलेंगे patient शी हैड પિયર will have a suspicion। suspicion of a reduced amount of liquor પપ્પા છે ને દેને માવાની or પાણી પિયર growth small for હા gestational age। ठीक है, हो सकता है अभी आप ठीक स्कैन है। कराओ तो उसमें મજાક ग्रोथ ને के सीरियस ના पैरामीटर्स ही ભાઈ खराब हो। હલો લગી તો તું નો ठीक है, થોડી દેર ठीक થયા है। પીવાનું પાણી ठीक है। I will counsel my patient regarding the diagnosis that she might be having the suspicion of the oligohydramnios as well as the small for gestational age, along with the excessive nausea, vomiting, and the mild anemia. And I will also tell that there can be the many risk factors that her complete workup is not done yet, and it might be due to any renal pathology in the fetus and or any placental insufficiency. For that purpose, I will involve the multidisciplinary team, the senior obstetrician, a एडमिट radiologist, करना है इसको या and नहीं करना? उसकी नोजिया वोमिटिंग तो अभी कंट्रोल है, तो फिर अभी मैं एडमिट नहीं करूंगी इसको। नहीं नहीं, मैं इसको एडमिट करूंगी क्योंकि मैंने वर्कअप कंप्लीट करना है। आई यस, विल एडमिट माई पेशेंट। यस आई विल एडमिट माय पेशेंट टू कंप्लीट वर्कअप। वो जो तुम लोग जुमला हम्म बोलते हो ना, आई विल डू द मिसिंग इन्वेस्टिगेशन, उस जुमले की वैल्यू अब हम्म यहाँ पर है। हम्म ठीक है, तो यू हैव टू एडमिट दिस पेशेंट बिकॉज यू हैव टू जी। वर्क। देखो, देखने में कितना आसान केस लगता है, लेकिन हम्म जब आप मैनेज करने पे छोटे छोटे पॉइंट्स सोचने बैठते हो तो आप कहते हो यार क्या करूं इसको। तो ये छोटा सा ही केस, सादा हम्म सा केस जो है ना, वो करते वक्त जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाता है। सो यस यू हैव टू एडमिट हम्म दिस पेशेंट टू complete the कंप्लीट द workup वर्कअप। and to diagnose the cause of reduced liker or small for gestational age। ठीक है, हम्म या तो पेशेंट आपको डायग्नोज्ड मिल जाएगा, ठीक है, या ऐसे आएगा, और यूजली ओलिगो और पोलियो ऐसे ही, पोलीहाइड्रोमनोस ऐसे ही आएगा। ठीक है, हम्म चलें, एडमिट किया फॉर वर्कअप, जी। मल्टी डिसिप्लिनरी टीम डाली, किस किस को डाला है? सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनाकोलॉजिस्ट एंड रेडियोलॉजिस्ट। एंड गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ मैडम पे क्या इफ करेगी? देर इज गायनाकोलॉजिस्ट यहाँ पे क्या करेगी? नहीं नहीं, सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन, सीनियर रेडियोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेटिशियन एंड एंड मैडम इफ ऑन रेडियोलॉजिस्ट। एनोमली जी। एंड मैडम अगर तो इफ देर इज एनी एनोमली ऑन द एनोमली स्कैन, देन आई विल इन्वॉल्व द फीटल मेडिसिन यूनिट। ओके,
अनॉमलीज जो एंड इसमें अब अनॉमली नहीं होगा ना, क्योंकि 27 वीक्स के ऊपर 23 की बंडल हाइट है। तो सिर्फ आप रीसेंट स्कैन करेंगी, ठीक है, टू रूल आउट एनी अनॉमलीज एंड अमाउंट ऑफ लाइकर, ठीक है, एंड फीटल बायोमेट्री। तो जी आप करिए सिंगल डॉपलर अराइव स्टडीज। प्रेगनेंसी, longitudinal cephalic lies having biometry corresponding to the 25 weeks of gestation. All parameters are of 25 gestation. Placenta is fundo ठीक है। interior. Amount of liquor is 7. और मुझे डॉपलर स्टडीज भी चाहिए। You want an like SD। Doppler. That is SD ratio is normal. ओके। Hmm. Any other investigation you want to perform? No congenital, no fetal anomaly is seen. ठीक है। So, लाइक कम है। और मैडम मुझे जो है ना अभी 27 वीक्स की है। नो मैडम, और मुझे अभी तो इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए। 9.9 पे मैडम, कुछ चाहिए नहीं आपको? मैडम जी जी प्रोटीन टू वो मैडम। कैटेगरी करवा सकते हैं? जी मैडम, रेड सेल इंडिसेस एंड पेरिफेरल स्मीयर एंड द RBC's फेरेटिन indices लेवल्स। are normal. Serum ferritin is also normal. So, any और other पेरिफेरल स्मीयर। investigations you want? पेरिफेरल स्मीयर। Why peripheral smear? RBC's indices तो स्मीयर। normal आ गया अब। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक ही है, चलो बता दिया, ये भी ठीक है। आरबीसी ठीक इंडिसेस है। नॉर्मल हो तो फिर 9.9 डाइटरी वैसे हो सकती है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है ना। हम्म। आयरन डेफिशिएंसी भी नहीं है, क्योंकि उसकी डाइटरी इंटेक अच्छी नहीं है, इसलिए उसके ये सारे पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं। सिर्फ HB 9.9 वीक पे। हम्म। तो डॉक्टर कुरत, अगर सिर्फ एचबी 9.9 हो, ये तो किसी ऑनगोइंग ब्लीडिंग की वजह से नहीं होता ये? मे बी। नहीं, जरूर नॉट नेसेसरी, नॉर्मोसिटिक आ गया उसमें तो उस इस डजेंट मैटर। डाइटरी में समटाइम्स पाकिस्तान की होती 9.9 है, ठीक है। बहुत ही कोई हमें अच्छी मिल जाए 11-12 पे तो ठीक है। मतलब आप ठीक कुछ है। वरीड होने की जरूरत नहीं है ना, कि अच्छा ठीक है आरबीसीज ठीक है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक है, तो मैंने हम्म। बहुत ज्यादा उसको बस बिल्टअप ऑफ एनीमिया के लिए कुछ ना कुछ दूंगी उसको, ठीक है। जी डाइट टेक दे देंगे, ओरल आयरन सप्लीमेंट्स कुछ कर देंगे अगर वो टॉलरेट, वो भी आगे चलती हैं आप तो मैं देखती हूँ, जी। ठीक जी। ठीक है। Madam, next I will counsel my patient regarding the lifestyle modification to have the balanced diet and to take the like diet in such a way like frequent meals, but like a shorter amount of the a smaller amount of the meals. And फ्रीक्वेंट I will शॉर्ट मील्स, इसको आप बोलेंगी फ्रीक्वेंट शॉर्ट मील्स। frequent short meals. Yes, madam. And then, madam, I will also deworm my patient by giving the tablet albendazole 500 milligram into the stat dose. And I will, madam, counsel the patient for the complications associated with these comorbidities. That is, it can lead to the further worsening of the anemia and can lead to the blood transfusion and preterm delivery and intrauterine growth restrictions, stillbirth, um, um, any other any and माँ के अंदर क्या क्या होगा? madam, माँ के अंदर क्या होगा? madam, there can be the risk of the anemia, preeclampsia, sorry, pregnancy-induced hypertension, and repeated multiple infections, and the इन्फेक्शंस blood क्यों होंगे, इतना ज्यादा अनीमिया तो नहीं है उसको। आई आई एनीमिया के। ओलीगो की वजह से माँ को क्या कॉम्प्लिकेशन होगी? ऑपरेटिव डिलीवरी। अच्छा हाँ, प्रीटर्म डिलीवरी, ऑपरेटिव डिलीवरी। जी। रिटर्म डिलीवरी और ऑपरेटिव डिलीवरी माँ को रिस्क हो सकते हैं। हम्म।
और बच्चे को आपने ठीक बता दिया, आईयूजीआर हो सकता है, प्रीटर्म हो सकता है, हम्म, वर्सनिंग ऑफ ओलिगोहाइड्रोमनास हो सकता है। ठीक है, ठीक है। जी। अब आपने फॉर उसको द गुड हाइड्रेशन का बता दिया, और क्या ऑप्शंस उसको बताएंगी अब आगे? डाइटरी काउंसलिंग कर दिया मैंने, उसको डिवॉर्म कर दिया पेशेंट को। एंड देन आई विल काउंसल फॉर द compliance. Firstly, I will check for the compliance of the and the tolerability of the iron. If she is tolerating the iron, then I will give the therapeutic dose of the iron supplements to my patient, and to correct the anemia. And further, I can give the fluid to the patient, which is usually the hypotonic, or it can be the isotonic, but better is the hypotonic fluids, which is like the 2 liters per day. And in combination with this, I will also counsel the patient to have the increased protein diet. And क्या एक मिनट रहिएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में आप क्या देंगी? आइसोटोनिक में रिंगर लेक्टेट, नॉर्मल सलाइन और रिंगर लेक्टेट आ जाता है ना, और हाइपोटोनिक में 5% डेक्सट्रोज आ जाती है। तो 5% देते हैं हम इसमें। वैसे बेहतर तो 5% डेक्सट्रोज ही होता है। हम तो अपने प्रैक्टिस में 5% डेक्सट्रोज ही देते थे ओलिगो वालों को, आइसोटोनिक के अंदर क्योंकि वो। रिंगर और सेलाइंस होते हैं, हाइपोटोनिक के अंदर हम्म, सिंपल वाटर होता है। जी। ठीक है, तो क्योंकि स्टे तो हाइपोटोनिक ही करेगा, हाँ, मदर के और अंदर इसके अलावा जो नॉर्मल दूसरे सलाइन आप करेंगे तो देती स्टे हैं, नहीं करता। पेन पेन जी, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन्स, वो आप दे सकते हैं इसके अंदर फ्लूइड्स जी। में। ठीक है। आप अमाइनो बिल ड्रिप की बात करिए ना, जो प्रोटीन अमाइनो हाँ जी, एसिड्स। जी, पेनामाइन जो है, पेनामाइन जी जो है, पेन जी के जी, नाम से आती है। ठीक है, तो ये वाले फ्लूइड्स आप जी, इसको दे सकती हैं। अच्छा, ठीक है, आपने फ्लूइड जी, दे दिया, ये उसको सारा काउंसिल कर दिया कि हम ये दे सकते हैं। मॉनिटर कैसे करेंगी इसको? जी। मैडम, आई विल मॉनिटर माय पेशेंट ऑन द इनिशियली ऑन द वीकली बेसिस. आई विल रिपीट द serial growth scans to look for the fetal biometry, as well as the like as well as the AFI and the Doppler studies of the patient. And I on each I will and I will on each visit I will be checking the blood pressure, protein for urine, and check the symphysis, fundal height, fetal movements, हम्म। and fetal movements. And then I will also check for the anemia signs and symptoms, either they are getting better or not. And then, madam, बुलाएंगी the कब आप aim of इसको? madam, initially मैं 1 weekly visit पे बुलाऊंगी इसको. ठीक है। And once the AFI is reaches like more than 8 centimeter, then I will call her after 2 weeks. हम्म। And What madam, is the role of amnio infusion? Is there any role of amnio as infusion in your patient? मैडम, इसके अंदर ये सेकंड लाइन ऑप्शन होता है, इफ लाइक फ्रॉम दीज कंजर्वेटिव मेजरमेंट्स द AFI इज स्टिल less than 5 centimeter, then I will go for the amnio infusion, in which there is the intrauterine हम्म। transfer of the हम्म। amniotic fluid, and which is usually isotonic fluid, isotonic saline. And तो एसटी रेशो बढ़ना madam, शुरू हो जाएगी तो फिर आप क्या करेंगी? व्हाट यू विल डू? if the acid, then I will be having the suspicion of fetal growth restriction, and I will be doing the other scans side by, including the ductus venosus. And as my patient reaches up to the नहीं, एसटी 28 weeks रेशो onwards, रेज्ड I हो will be गई हो। doing the CTG. एसटी रेशो रेज्ड होने का मतलब एब्सेंट Then डायस्टोलिक फ्लोस, और वो नहीं होता। तो इसमें आपने डक्टस वेनोसिस की बातें नहीं करनी। ठीक है, and diastolic ये flow एसटी रेशियो check वो करूंगी. और है, ये एसटी सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियो रेज्ड हो गई है। इट इज नॉट द फ्लो। ओके, ये कंपैरिजन एसटी हम्म, रेशियो, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फ्लो का कंपैरिजन हो रहा है। ये जब रेज्ड हो जाता है तो इसका मतलब होता है प्लेसेंटा कैल्सिफाइड हो रहा है। ठीक है, कोई इनसफिशिएंसी प्लेसेंटल नहीं हो रही, प्लेसेंटा कैल्सिफाइड हो रहा है, या उसके अंदर कोई नहीं थ्रम्बस डॉक्टर हो रहा कुरत, है। इसके बाद हम कोई एंडास्टोलिक फ्लो नहीं कराते हैं इसके बाद, वो देखने वो के तो लिए हम कि फ्लो कराएंगे आइदर ना, इट इज। लेकिन अगर इनके वो नॉर्मल आ, ठीक है, वो नॉर्मल भी आ जाते हैं एसटी रेशो रेज्ड हो तो। ठीक है। ठीक है, तो हम हम्म, उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे। आईयूजीआर अभी हमने हम्म, किया, एसटी रेशो प्लेसेंटल
कैल्सिफिकेशन की वजह से भी रेज्ड हो सकता है, ठीक है। सो ऐसी जी। सूरत में फिर फिर हम, उसके जब अंदर ऐसा एल्बनोट होता है, फिर हम ऐसे पेशेंट्स को, एक तो हम वीकली डॉपलर पे ले एंटीकोएगुलेंट्स। लेंगे, दूसरा हम इसको क्लेक्सेन का ट्रायल दे सकते हैं। जी, एंटीकोएगुलेंट्स दे देते हैं जी, हाँ, लेकिन वैसे वो क्लेक्सेन होता। इसको शुरू करा सकते हैं। और हम इसको क्या दे हम्म। सकते हैं, आजकल कोई और चीज है जो देते इसके हैं? अलावा हम वेजोडाइलेटर्स दे सकते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हम्म। जो हम्म। ट्रिगर्स होते हैं वो दे सकते हैं। हम्म। और सिल्डेनाफिल भी हम दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली उसका साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं तो फिर हम वो नहीं देते हैं, तो नहीं स्पेशली दे सकते, वी प्लेसेंटल कैन गिव इंसफिशिएंसी। सल्डेनाफिल। और कौन सी प्रिपरेशंस हैं इसी तरह की जो हम दे सकते हैं? आइसोलेट और और इसके अलावा मेगा फैटी डेस्मोप्रेसिन का एसिड, इंजेक्शन। ओमेगा फैटी एसिड्स आजकल हैं जो इसमें दे सकते हैं। आइसोलेटेड ओलिव, ओमेगा फैट हाँ ओमेगा ओमेगा फैटी फैटी एसिड्स, एसिड। हाँ ये बेसिकली ओके। एंटीऑक्सीडेंट का रोल होता है इनका। और वो फिर हम इनको दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है। एज अ प्लेसिबो हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपने जो जी। वीकली मॉनिटर, जब एसटी रेशियो रेज्ड हो रही होती है ना, तो फिर आपने प्लेसेंटल मेच्योरिटी देखते रहना होता है, ठीक है। अच्छा, इसका हम्म। एएफआई, आप इसको फ्लूइड्स देती जाती हैं, इसको सारा कुछ ठीक रखती हैं, इसका एएफआई F5 पे चला जाता है 34 वीक्स के ऊपर। अब क्या करेंगी? हम्म। अगर ये 5 पे चला जाता है तो मैं आई विल ट्राई टू थर्टी टेक द फोर वीक्स के प्रेगनेंसी ऊपर एज आपने क्लोज एज। देखा, सारा कुछ हुआ, सारी थेरेपीज आपने उसको दे दी हुई दोबारा से, लेकिन हम्म। उसका एएफआई 5 का 5 ही है। आप इसको फिर मैं इसको कहाँ तक स्टीरॉयड लेकर कवर, जाएंगी? अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं है और सिर्फ एएफआई इतना है, सीटीजी ओके है, फीटल मूवमेंट्स ओके हैं इसकी, तो मैं उसको टेक द प्रेगनेंसी एज क्लोज एज टू द टर्म 37 वीक्स तक लेके जाऊंगी, लेकिन इस ड्यूरेशन में टर्म मैं नहीं इसको बोलना, स्टीरॉयड ठीक है, कवर आपने ले। 37 वीक्स बोलना है, एक चीज 37 बोलनी। वीक। हाँ, आई विल प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी टिल 37 वीक्स। अच्छा, जी। और क्या करेंगी? इसके साथ साथ मैं उसके डॉपलर्स करवाऊंगी, बायोफिजिकल नहीं नहीं, प्रोफाइल ठीक हो गया, छोड़, करवाऊंगी। 1 मिनट 1 मिनट। स्टीरॉइड नहीं देंगी इसको? वो मैंने बोला है डॉक्टर, मैंने बोला स्टीरॉयड कवर हाँ, दूंगी। बस स्टीरॉइड कवर, मैंने शायद मिस कर दिया, हम्म। ठीक है। ओके, व्हाट इज द जी। मोड ऑफ डिलीवरी फॉर दिस पेशेंट? आ, जी। 5 एम विल बी AFI द के ऊपर स्पॉन्टेनियस। फिलहाल सारा कुछ ठीक है, तो 37 वीक्स पे आप हम्म। उसको ले गई हैं। सो व्हाट इज योर, Aim will be the vaginal delivery with the backup of the lower segment cesarean section. लो थ्रे इसका वर्ड होता है लो थ्रेशोल्ड फॉर द सी सेक्शन, ठीक है। एंड व्हाट आर जी। द रिस्क फैक्टर्स ड्यूरिंग इंडक्शन? During induction, that it can lead to the failed induction of labor or the fetal distress. वैसे इंडक्शन ऑफ लेबर जो है ना, आपकी डिपेंड करता है आपके बिशप के ऊपर। आप जो है ना, फैसला जो करेंगी ना, वो बिशप के ऊपर करेंगी, ठीक है। ऐसे पेशेंट जी। का बिशप स्कोर बड़ा जी। फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर तो उसका बिशप 5 तक हम्म। आता है ना, फिर तो आप इंडक्शन कर सकती हैं, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर उसका बिशप जो है वो बहुत पुअर है, 2 3 या 1 2 आ रहा है, तो फिर आपकी इंडक्शन फेल होने के चांसेस होते हैं। सो टू बी सेफ ऑन साइड, जैसे आपने डायरेक्टली जुमला बोल लिया ना, माई एम इज द विजाइनल डिलीवरी, इस तरह के जो ओलिगोहाइड्रोमनोस के केसेस होते हैं ना, उसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रखें, सेंटेंस अपना ऐसे करें कि माई मोड ऑफ द डिलीवरी डिपेंड्स ऑन द पेशेंट विश, maternal wish, bishop score, fetal conditions, Doppler studies and placental maturity। जब आप ये बोल देंगी ना, हम्म। इस तरह का जुमला, क्योंकि आपका मोड ऑफ डिलीवरी इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आई गिव द ट्रायल ऑफ लेबर टू दिस पेशेंट इफ बिशप इज फेवरेबल, दैट इज मोर देन 5 और 6। ओके, जी। समझ आई बात की? सो आप मेरे इस जी। जुमले को बेशक आप जी। लिख लीजिए, क्योंकि ये इस जुमले के अंदर आपने ट्राई अपना एम भी वजाइनल कर दिया, और अपनी सारी जो आपके रिस्क हैं ड्यूरिंग डिलीवरी इंट्रापार्टम वो भी बता दिए, ठीक है। हम्म। विद अरेंजमेंट ऑफ द जी। इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूनेटोलॉजिस्ट
जी। ठीक है। जी। तो आपका जो है वो ये, जो मैंने ये सारे, ये ओलिगो, ये पास पे टोक्स भी है और यहाँ पे भी है। अच्छा, अब आप इसके आ जाएं, डिलीवरी होगी, बच्चा उसके पास चला गया, नियोनेटोलॉजिस्ट के पास चला गया, आगे क्या करना है? आपको सिजेरियन करना पड़ा है, ठीक है, सिजेरियन से डिलीवरी हुई है, ठीक है, आगे क्या करना है ठीक बताइए। है। In the postpartum care, I will assess the mother and the baby, shift the patient to the ward, and do the RBT risk assessment, guide for breastfeeding and the contraception in the form of long-acting or the progesterone on the pills, depending upon the patient's wish. And then सिजेरियन I हुआ, will also तुम्हारी counsel the पेशेंट विश patient की for the next. प्रोजेस्टेरॉन पिल्स कहाँ से आ गई? तुमने उसको कहना कि वो 3 महीने 6 महीने बाद आके प्रेग्नेंट होके आ जाए। लॉन्ग एक्टिंग पे ही रहो ना, दो चीजें अलग अलग क्यों बता रही हैं? या तो लॉन्ग एक्टिंग बोलें ठीक है। या प्रोजेस्टेरॉन बोलें। आपने, आपकी विश नहीं, पेशेंट की विश नहीं, आपने उसको एडवाइस देनी है कि आपकी एक प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हुई है और उसके बाद एंड अप इन हम्म। सिजेरियन सेक्शन है, तो यू हैव टू डू द लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सेबल कॉन्ट्रासेप्टिव इन द फॉर्म ऑफ कॉपर आईयूसीडी और इम्प्लांट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। 2 साल का तो आप सिजेरियन को देख के हैंगी ना कि वक्फा करो, तो 2 साल को गोलियां तो नहीं खा सकती। हम्म। सो प्रोजेस्ट्रॉन पिल तो अपने पाँव हम्म। पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। ठीक है, लार्क भी बोलो और प्रोजेस्ट्रॉन पिल, एक फैसला करना है। या प्रोजेस्ट्रॉन पिल्स बोलूंगी या लार्क बोलूंगी। प्रोजेस्ट्रॉन पिल बोलेंगी तो सिजेरियन हुआ हुआ, अभी कैसे शुरू कराएंगी उसको? क्विक स्टार्ट में कब आती हम्म। है प्रोजेस्ट्रॉन? 3 वीक्स के बाद ही शुरू करेंगे ना, विद इन 3 वीक्स तो वो तो प्रोजेस्ट्रॉन। ओसीपीज नहीं है, पीओपीज तो कर सकते हैं। हाँ, पीओपी दे सकते हैं, लेकिन अभी इस केस को सिजेरियन में क्यों स्टार्ट करोगी पीओपी? फौरी तौर पे पीओपी तो नहीं स्टार्ट कर ठीक है। देंगी ना। 2 वीक्स तो बेचारी को रिकवरी में, हम्म। 1 वीक तो लगेगा उसको अपनी रिकवरी में। आपने पीओपी की बात यहाँ पे क्यों करनी है? नॉर्मल डिलीवरी हो तो पीओपी की बात भी करें। सिजेरियन में हम्म। पीओपी इज नॉट गुड। वीटी का रिस्क असेसमेंट भी कर रही हो और साथ पीओपी की बातें भी कर रही हैं। हम्म। यानी दो डोमेन है ना, लार्क भी दे रही हो, पीओपी भी दे रही हो। एज अ डॉक्टर आपका डिसीजन है कि मैं इसको लार्क एडवाइस करूंगी, बिकॉज इट इज अ समहाउ कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी, हम्म। चाहे कॉज कोई नहीं थी। आइसोलेटेड ओलिगो हाइड्रोएमनियोस इटसेल्फ अ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो दोनों चीजें ना बोले, क्योंकि लार्क हम्म। बिल्कुल डिफरेंट हम्म। चीज है, पीओपी बिल्कुल डिफरेंट चीज है। वो शॉर्ट टर्म है, लार्क जो है वो डिफरेंट है, और इस पेशेंट की तो बनती लार्क है। ठीक है, चले। अच्छा, हम्म। ठीक है। फिर ये हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, इधर एंटीस्टा। आपने रिकरेंस की बात भी करनी है, ठीक है। जी। प्री एंड ऑपरेटिव, नेक्स्ट प्रेगनेंसी में अर्ली ये बुकिंग एंड दोबारा स्कैन्स। हो सकता है, रेज्ड है। परसेंटेज अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर हम्म। किसी को याद है तो वो बता दें। मुझे एग्जैक्टली परसेंटेज ओलिगो की याद नहीं है, लिखी कहीं होगी, मैं लेट मी चेक, अगर इंसिडेंट्स की डायरी में लिखी भी है तो। किसी को याद है रिकरेंस ओलिगो हेड्रोम आइसोलेटेड री का? ब्लड प्रेशर के अंदर तो है 25 to 30%, लेकिन आइसोलेटेड का मुझे इस तरह से याद नहीं है कि कितने परसेंटेज है। अगर पीआईएच में ओलीगो हो रहा है तो उसकी तो 25 to 30% होती है। पोली के इंसिडेंस आ गए, ओलीगो के तो नहीं आए। पोली के इंसिडेंसेस हैं, पोली के लिख लो बेशक। इडियोपैथिक जी, जो होता है वो लिखवा दें। 50 to 60% होता है इडियोपैथिक। माइल्ड 1% होगा, मॉडरेट 2% होगा, सीवियर जो है वो 11% होगा, ठीक है। प्री प्रॉम के भी इसमें प्री प्रॉम का रिस्क जो है वो 3% होता है विथ 40% प्री टर्म डिलीवरी, ठीक है। और रिकरेंस का रिस्क। फेल्ड इंडक्शन जो है रिकरेंस का 35%, 35% डिपेंड करती फेल्ड है। इंडक्शन होती है, ठीक है।
मैम ये जो पहली आपने परसेंटेज बताई थी वो इडियोपैथिक ओलिगो की थी। पोली मैम वो हाइड्रोमास। ओलीगो के नहीं मिले, पोली के मिल गए, ओलीगो के मैम नहीं ये मिले। 2% आपने बताया। हाँ जी, 50 to 60% है इडियोपैथिक पोली हाइड्रोमास। हम्म। ठीक है। मैम ये माइल्ड और ये जो आगे थी वो पॉली वाले ये वो थे ना। परसेंटेज है कि माइल्ड 1% होता है पॉलीहाइड्रोमनास, मॉडरेट 2% होता है पॉलीहाइड्रोमनास, और सीवियर जो होता है वो 11% होता 11। यस। है। ठीक है। चलो, ओलीगो के नहीं है, पोली के मुझे याद आ रहे थे कि किसी के मैंने लिखे हुए थे, तो वो पोली के लिखे हुए हैं। हम्म। ठीक है जी, समझ आया कि ये सब डॉक्टर कुरत, आपको। मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछिए। डॉक्टर कुरत, बेटे अगर यही पेशेंट मेरे पास आती है, लाइक 28 वीक्स से पहले पहले आती है, और ये स्क्वेयर ओलिगो के साथ आ जाती है, लाइक 2 या 1 AFI के साथ, तो फिर मैं इसको क्या प्रोलॉन्ग करूंगी, या फिर मैं बस क्लोजली मॉनिटर ही करती जाऊंगी बस पेशेंट को? मॉनिटर ही करती जाएंगी इसको, ठीक है। और इसको इसी तरह रिपीटेडली ठीक है। आप करके, वहां पे आपका एमनियो इन्फ्यूजन का रोल होगा स्वेयर में। हम्म। ठीक है। वो जब जो आपका 8 है इसके अंदर एमनियो इन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन सीवियर केसेस के अंदर हम इसको जब मॉनिटर कर रहे होते हैं तो फिर हम उसको एमनियो इन्फ्यूजन दे सकते हैं। ठीक है। और उसमें समटाइम्स एनॉमली जरूर होंगी साथ में। सीवियर के अंदर जो है ना, अनोमलीज के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें आप यूजली जब ओरल भी कहते हैं ना, तो आप उसको कहते हैं कि आपने 2 लीटर पानी रोजाना का लेना है। ठीक है। और हम्म। अगर आपका बिल्कुल एब्सेंट हो जाता है तो फिर तो एमनी इन्फ्यूजन मस्ट हो जाती है। बट अगर लेस देन आपका 2 3 होता है तो फिर आप उसको कंसिडर करते हैं। ठीक है। हम्म। डिलीवरी की बात जो डॉक्टर है ना, वो कुरत, डिलीवरी की बातें जो है ना, वो आपकी सारी आपके डॉपलर्स पे और इन चीजों पे जाएंगी। या फिर इसके अंदर जब एसडी रेशोज को हम देख रहे होते हैं, तो इसमें हम जो एक चीज देखते हैं ओलीगो के अंदर, वो फिर हमें होता है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। उसमें हम पीक वो देखते हैं, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी। एक वो तो उसमें ब्रेन स्पेयरिंग हो रही होती है फिर। ठीक है। वो एक कंडीशन होती है ओलिगोहाइड्रोमनास के अंदर, जहां पे प्लेसेंटल की मेच्योरिटीज के या कैल्सिफिकेशंस के प्रॉब्लम आ रहे होते हैं, तो वहां पे फिर हम बच्चे की फीटल मिडल सेरिब्रल आर्टरी को देख रहे होते हैं। ठीक है। और इसको बस डॉक्टर कुरत, प्रोलॉन्ग मुझे आप बहुत। जितना कर सकते हैं वहीं पे करते हैं। और आपको काउंसल करना होता है प्री टर्म डिलीवरी के लिए, और स्टीरॉयड कवर 28 वीक्स पे दे देने होते हैं इसको। ठीक है। और हम कोई कट ऑफ वैल्यू ओलीगो में नहीं देते कि जी 34 पे डिलीवर कर दो, बस 37 से ऊपर तो किसी सूरत नहीं जाना। ठीक है। डॉक्टर कुरत, अगर सीवियर ओलिगोहेरोनियस आता है 34 35 वीक्स, तो हम देन एंड देयर वहां पे डिलीवर करेंगे उसको स्टेरॉइड देकर, या उसको भी हमने इन्फ्यूजन करेंगे? ओलीगो इटसेल्फ इज नॉट एन इंडिकेशन टू डिलीवर द बेबी। आपने जुमला बोलना होता है कि मॉनिटरिंग एंड डिसीजन ऑफ द idiopathic preterm delivery depends on the various factors like fetal condition. उसका डॉपलर ठीक है, लेकिन उसकी सीटीजी जो हम एडमिट करके, हम अगर उसकी सीटीजी कर रहे हैं, उसकी सीटीजी में आ रहे हैं इश्यूज, तो हम डिलीवर कर देंगे ना? वो तो फिर डिस्ट्रेस हो रहा है ना, वो तो फिर फीटल हम्म। डिस्ट्रेस हो रहा है। ठीक है। जी। वो तो फिर आपकी इंडिकेशन होगी ना उसको डिलीवर करने की, कि उसका ब्रेडिकार्डिया या जो सीटीजी एबनॉर्मेलिटीज आना शुरू हो गई हैं, उसको आप कंजर्वेटिवली पहले हाइड्रेट करते हो, ठीक करते हो, नहीं सेटल हो रही, तो फिर आप डिलीवर करोगे उसको। वो तो फिर सीटीजी की आपको डिस्ट्रेस शुरू हो गया ना फिर तो, वो तो इंडिकेशन आ गई ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि डिसीजन ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी
डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स। किसी एक सिर्फ आइसोलेटेड ओलिगो के ऊपर हम ये उसको ये नहीं कहेंगे कि जी 34 पे इसको डिलीवर करते हैं, नहीं। मॉनिटर करें जहां सही है डॉक्टर ट्रस्ट फिर स्ट्रेस आता है, अगर हर 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 स्टेज पे उसको काउंसल करें कि यू हैव अ रिस्क ऑफ प्री टर्म डिलीवरी, यस आई विल गिव हर स्टीरॉयड कवर, ठीक है, और एक ही देना है, बस रिपीट नहीं करना, रिपीट कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स नहीं करने, ठीक है। और अगर इस पेशेंट को हम एडमिट करते हैं तो इसकी डॉपलर और इसकी मॉनिटरिंग करते हैं तो इसकी डॉपलर की इसका फ्रिक्वेंसी बेसिकली क्या हमने होगी? जो एडमिट करना है ना, वो सिर्फ अभी वर्कअप के लिए एडमिट किया था, उसके बाद इसको वीकली फॉलो अप पे रखें। नहीं डॉक्टर गुरत, मैं मॉडरेट टू सीवियर की बात कर रही हूँ कि अगर मॉडरेट टू सीवियर ओलिगोहेरेमिनोस है और हम उसको अभी प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं तो हम उसकी डॉपलर कितने टाइमली करवाएंगे? वीकली, एएफआई भी वीकली होगा उसका। और सीटीजी डेली होगी? हाँ, लेकिन अगर लेस देन डेली 28, वंस? 26 वीक से अबव पे सीटीजी का रोल है, उससे पहले तो सीटीजी का रोल नहीं है। हम्म। ठीक है, हाँ 28-34 पे आ रही है तो डेली सीटीजी करो, ट्वाइस ट्वाइस वीक, ट्वाइस भी कर सकते हो, ट्वाइस अ डे भी, ठीक है, सीटीजी। हम्म। लेकिन डेली सीटीजी लिखा हुआ है जो आपने करना है। और लिकोहाइड्रोनर्स की ऐसा कोई उस तरह से गाइडलाइन नहीं है, एनएचएस का एक वो है, उसको कहते हैं गुड प्रैक्टिस पॉइंट्स ही हैं, इस तरह से कोई अलग से गाइडलाइन नहीं है ओलीगो की, ठीक है। मैंने तो इस टॉपिक को तैयार किया था डॉक्टर शहनाज के लेक्चर से बेसिकली, वो मैंने लिख लिया हुआ था, वो काफी अच्छा है, उसमें उन्होंने काफी क्वेश्चन वाइज और चीजें करके ना बताया हुआ है, वो सुन लो तो वो ओलीगो टॉपिक वहीं से ही तैयार, उसको सुन के लिख लो, जो मेरे पास लिखा हुआ है मैं उसकी तस्वीरें भेज दूंगी, लेकिन सुन लेंगे ना तो आपको वो बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा, जो मैडम ने जिस तरह से बताया ना, मैडम ने फ्लूइड्स भी बड़े अच्छे डिटेल में पढ़ाए हैं उसमें, और चीजें भी उसको ना बड़ी अच्छे तरीके से बताया, आइसोलेटेड होगा तो क्या करोगे, रीनल अनोमलीज होगा तो क्या करोगे, चीजें होंगी तो क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसा चोलीगो की कोई गाइडलाइन डॉक्टर नहीं है, गुरत लेकिन एक बस टॉपिक पेपर है। डॉक्टर शहनाज कोसर का ओलिगो के नाम से ये यूट्यूब पर हाँ, ओलीगो के ओलिगो नाम से यूट्यूब पे है, रिसेंटली ये हमारे साथ ही उन्होंने किया है, तो जो वन रिसेंट ईयर बैक होगा? 2025 का होगा ना, मेरा ख्याल है अप्रैल मई में हम ही थे उसमें, उस सेशन में, तो वो उनका वो है। मैडम, जी जी। मैडम एक क्वेश्चन पूछना है। जी जी। मैम ये जो आप अभी आपने ये एक इम्यूनो इन्फ्यूजन का एक जिक्र किया मैडम, इसका प्लीज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। और एक आपने एसटी रेशो के बारे में बताया कि इंक्रीज एसटी रेशो होगी तो दैट शोज प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन। तो मैडम जब हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा था तो फिर बीच में ये जो आपने डॉक्टर की फाइंडिंग्स बताई हैं, ये आपने एक एग्जांपल कोड की है कि उसमें ये डिरेंज हो गया, या इस पेशेंट के हिसाब से आपने हमें मैनेजमेंट बताई है कि अगर ये होगा तो फिर हमने ऐसे मैं प्रोसीड सिर्फ ये करना है? ये बता मुझे रही समझ हूँ नहीं आया क्योंकि। आपको कि जब ओलिगोहाइड्रोमन्योस होता है तो जी आइसोलेटेड मैडम। हो तो उसकी प्लेसेंटल कॉजेज में एक तो इनसफिशिएंसी आता है, एक कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा भी हो जाता है, प्लेसेंटा अपने टाइम से ओके। पहले मेच्योर होना शुरू हो जाता है, 32 28-29 वीक्स के ऊपर ग्रेड 3 की मेच्योरिटी आ रही है। ओके। हेलो जी मैम। जी जी, एक सेकंड बस वेट करें। ओके। जी हाँ जी, आप पूछिए। तो इसके अंदर समटाइम्स ऐसे जब प्लेसेंटा, एक तो आईयूजीआर जब हो रहा होता है तो हमारे फ्लोज डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, ठीक है, जैसे डायस्टोलिक फ्लो हो रहा है वो बंद हो गया, या डायस्टोलिक फ्लो जो है वो एब्सेंट हो गया, या वो रिवर्स हो गया। लेकिन जब इस तरह की कंडीशन हो तो उसके अंदर फ्लो तो रहता है, लेकिन फ्लो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। समझ आई बात की? एक तो फ्लोज हो रहे हैं, उसके अंदर से ब्लड गुजर रहा है, ठीक है, और एक पैटर्न आ रहा है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आईयूजीआर के अंदर या तो एब्सेंट होगा या रिवर्स होगा, ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है फ्लो तो रहता है लेकिन उसकी सिस्टोलिक डायस्टोलिक रेशियोज जो हैं वो खराब होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है।
तो जो लेकिन डॉक्टर ओलीगो कुरत उसको तो के जो ओलीगो हाइड्रोएमनियोस के केस में यूजली फ्लो तो रहता है ना, तो वो एब्सेंट होगा ना वो रिवर्स होगा, फ्लो रहता है, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में, ठीक है। डॉक्टर कुरत उससे तो रिड्यूस नहीं कहेंगे, रिड्यूस फ्लो हो जाता है। ये भी तो एक कंडीशन होती है आईयूजीआर के अंदर। वो आईयूजीआर के अंदर बात कर रही हूँ ना, रिड्यूस हो गया है। मैं बात कर रही हूँ जब इस तरह की ओलिगो हाइड्रोमनोस का केस होता है, प्लेसेंटल पानी कम होने की वजह से, नहीं प्लेसेंटा की अपनी कोई कॉज नहीं होती, चूंकि लाइकर अच्छा नहीं है, कंप्रेशन हो रही होती है अम्बिलिकल आर्टरीज के ऊपर, तो उसकी वजह से सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रेशियोज खराब हो जाती हैं। बात समझ आ रही है? ठहरो एक तो सेकेंड। फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एफजीआर की वजह से है कि ये प्लेसेंटा की वजह से है? वन, वही तो फ्लो ही को तो देखेंगे, एसटी रेशो ही तो देखनी है फिर, फ्लो कम होना, फ्लो वेलोसिटी देख रहे हैं आप, एक सेकेंड ठहरो। डॉक्टर कुरत हम ये नहीं कहते हैं कि जैसे ही एसटी रेशियो अब नॉर्मल होना शुरू होती है तो वो एफजीआर की कैटेगरी में चला जाता है। अगर वो एफजीआर, ठीक रहे तो उसको एफजीआर फिर की कैटेगरी क्या होती है? मतलब या पैरामीटर तो अर्ली फीटल होता है या फीटल लेट होता है। बायोमेट्री कम होना शुरू हो जाती है मोर देन 3 और 4 वीक्स, ठीक है। ये देखो आपका जो होता है ऐसे पैटर्न चल रहा होता है, ठीक है। ठीक है, एसडी रेशो क्या होती है, आपने ये वाली पीक और ये आपके सिस्टली है तो ये डायस्टली है, ठीक है। ये फ्लो चलता जा रहा है, इसके अंदर जो एप्स ये बीच में जो है देखो सीधा आर है, ठीक है, सॉरी इसके ये साथ ही जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर ये वाली जहां से आपकी ये एब्सेंट फ्लोज होना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, या फिर ये एक लाइन है, तो ये जब रिवर्स में जाएगा तो ये रिवर्स होना शुरू हो गया, ठीक है। इसने बेस लाइन को नॉर्मली टच नहीं करना होता, ठीक है। कि अब ये बेस हम्म। लाइन को टच कर रहा होता है ऐसे, तो इसका मतलब है तो एब्सेंट रिड्यूस हो हो गया, जाता है। एब्सेंट हो गया ना, टच हाँ। कर गया। ठीक है। रिड्यूस तो ये आप हम्म। कर रहे हैं ना, रिड्यूस तो ये देखो ये वाला रिड्यूस है, ये ठीक है, ठीक है। हम्म। सो इसके अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक और मैडम ये उसके अंदर, विजिबल ठीक है। तो मैडम आपने ये इसके अंदर विजिबल देखना है कि डायग्राम इसका विजिबल नहीं हो रही, एसडी रेशो सॉरी। कितनी आ रही है, ठीक है। वो आपने ट्राइमेस्टर वाइज देखनी होती है, ठीक है। फ्लोज जो होते हैं, फ्लो फ्लो हम बात कर रहे हैं, फ्लो आपने रेशो मेजर करनी है यहां से और यहां से, एसडी रेशो, लेकिन आपका जो फ्लो है वो ये जा रहा है ऐसे, जो ये फ्लो चलता जा रहा है, ठीक है, एक नॉर्मली ये एब्सेंट जी। हो जाएगा, बेस लाइन है, तो बेस लाइन को टच कर गया तो एब्सेंट हो गया, ठीक है। अगर ये बेस लाइन को टच, बेस लाइन से नीचे चला गया तो रिवर्स हो गया, ठीक है। और रिड्यूस का मतलब क्या होगा कि बेस लाइन और ये वाला जो है ना, ये एक साइज रिड्यूस हो गया, ठीक है। ओके मैडम। हाँ, ये थोड़ा सा इसको इसमें ये क्लैरिफिकेशन कर लें, ठीक है। और यूजली हमारी जो है ना फ्लोज को ओलिगो में फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फ्लो का उससे कोई ताल्लुक ऐसा सच नहीं होता, वो जो है आपका क्या कहते हैं, अम्बिलाइकल आर्ट प्लेसेंटल नहीं होता, वो बेसिकली अम्बिलाइकल आर्टरी कंप्रेस हो रही होती है, तो फ्लोज वहां पे आपको वो रेशो डिस्टर्ब हो जाती है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ ये वाला? डॉपलर एक मुझे पता है डिफिकल्ट है, और डॉपलर इन ऑब्स्टैटिक्स एक मैंने यूट्यूब मैंने जो जहां से इसको, वैसे तो वो एक टोग आर्टिकल भी है, लेकिन उसको भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वहां से भी काफी बेहतर समझ आ जाता है। लेकिन मैंने ना उसको, मुझे बहुत स्टोक आर्टिकल से इतना अच्छा समझ नहीं आया था, मैंने उस वक्त जब इसको मतलब पूरा 2-3 दिन दिए थे डॉपलर को वो यूट्यूब पे एक लेक्चर था किसी सोनोलॉजिस्ट का ना, तो उसने बड़ा अच्छा समझाई थी ये बातें। मैडम वो सोर्स आप बता सकते हैं कि कहाँ से हम ये लें, क्योंकि ये मुझे तो डॉपलर बिल्कुल भी नहीं आता मैडम, मुझे हाँ, तो वो उसको वो एक तो टोग आर्टिकल है डॉपलर का, मैंने पहले भी शेयर किया था, उसको देख ले, अगर उससे कुछ समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो किसी दिन मैं हम एक छोटा सा सेशन रख लेंगे, ठीक है।
अभी चूंकि मैंने प्लीज प्रिपेयर मैडम उसको अगर आप उस तरह से ना, नहीं किया हुआ कि मैं अभी खोल के आपको बता दूं, लेकिन किसी दिन हम उसको कोई रख बात लेंगे नहीं। डॉपलर को, जी ठीक है। उसकी मैंने जी स्लाइड्स जी इकट्ठी मैडम। की थी उस लेक्चर की, लेकिन मुझे पता है ढूंढनी पड़ेंगी वो। कहीं पड़ी भी हैं, सेव की भी हैं, लेकिन वो ढूंढनी पड़ेंगी कि कहाँ सेव की थी। ठीक है। हम्म। तो वो हम डॉपलर पे एक ना आपका कंफ्यूजन किसी दिन रख लेंगे कि वो हम टॉपिक नहीं करेंगे, टॉपिक भी कर लेंगे, लेकिन अब 15-20 मिनट हम डॉपलर को दे देंगे। ठीक है। हम्म। इसी वीक सो में मच रख मैडम, लेते हैं, क्योंकि प्लीज। अभी अच्छा। टॉपिक चल रहा है ना, तो फिर हम देख लेते यस हैं। मैम, इसी के साथ एक कवर तो हो जाए ना कि कल वाले हाँ। टॉपिक में भी डॉपलर की बातें थी और आज में भी ये ओलिगो के साथ भी डॉपलर आ रहा है और इसकी हम्म, ये कर चीजें फिट लेते हैं। करना और इनको अंडरस्टैंड करना। लेट्स सी। कल इमेजेस का कल साथ डॉक्टर वेंसडे है। सूरज। कल वेंसडे है। जी जी, कल जी। वेडनेसडे में। अच्छा। मैडम अगर इमेजेस हो ना तो वो ज्यादा बेहतर रहता है कि रादर हाँ कि हम हाँ, सिर्फ इमेजेस से जब ही हमारे समझ आता है, ऐसे तो नहीं समझ आता ना। हाँ इंटरप्रेट करना होता है और वहां से वो पूछ रहे होते हैं चीजें उसमें से, हाँ, तो वो डॉपलर चीजें बहुत अगर कंफ्यूजिंग। आएगा तो इसी में आएगा। कल आपकी है जनाब, ये है। ट्विन है। हाँ, ट्वेल्थ तो बहुत ही टॉपिक पूछ रही हूँ डॉक्टर सूरज। हाँ, ये दो ट्विन है। ये 2 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके। प्लेसेंटा की तो नई आ गई, वो मैंने भी नहीं पढ़ी, पर फ्राइडे को मेरा बिजी डे है, उस दिन तो मैं पढ़ ही नहीं सकूंगी। मैंने खुद भी नहीं पढ़ी अभी प्लेसेंटा जो नया आया है ना, बस वो थोड़ी बहुत इधर उधर सी जो चीजें। प्रीविया। हाँ, प्लेसेंटा क्रीटा जो है उसकी नई गाइडलाइन आ गई है ना, मैंने डॉक्टर प्रवशा ने भी शेयर की थी सिर्फ मुझे। उसकी डिस्टेंस ही है और तो बाकी सारी सेम मैनेजमेंट है। डिस्टेंस ही उन्होंने आपने कहा है पढ़ ली है? 5 mm का। मैंने बस देखी है, मैंने डिटेल नहीं पढ़ी, लेकिन सिर्फ डिस्टेंस उन्होंने की वो है चेंज। डिस्टेंस तो मैंने भी शेयर उन्होंने। कर दिया था, डिस्टेंस वाली बात तो हाँ। वो मैंने ग्रुप में आपकी कहीं से देखी थी तो शेयर कर दी, वो बट मैंने उसको डॉक्टर कंफर्म कुरैश तो वो करके। बाकी सारी बातें वही वाली हैं जो उसमें हम लो लाइन पहले कहते थे, प्रीविया हम उसके बाद डायग्नोस करके कह रहे होते थे, सारी बातें वही वही 20 वीक्स है, हैं। बस वही बातें उन्होंने सारी। अच्छा, मैंने वैसे नहीं हाँ पढ़ी लेकिन चलो। स्पेसिफाई कर दिया उन्होंने। अच्छा, उसको स्पेसिफाई किया। चलिए ठीक हम्म। है। ये आप अच्छा डॉक्टर टॉपिक्स कुरैश मैंने प्रिपेयर एक कर ले, चीज। ये मैंने जो फ्राइडे सैटरडे को टॉपिक रखे हैं ना, ये इनकी क्लास शॉर्ट केस तो नहीं हो सकता, लेकिन आप इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं फिर समटाइम्स किसी और केस के साथ। ठीक है। डॉक्टर फिरोज मैंने एक चीज डिस्कस करनी थी इसी केस से रिलेटेड, कि जब मतलब आम प्रैक्टिस में मैडम शहनाज ये करती थी कि अगर कोई कॉज नहीं मिल रहा ना और वो इडियोपैथिक है, तो वो उसको कुछ भी नहीं थी देती, कोई फ्लूइड नहीं, कोई अमाइनोविल नहीं, क्योंकि वो कहती थी ये सारे प्लेसिबो हैं, इनका कोई ऐसा रोल नहीं है। तो मैं आपने बोलना है साथ कि आप एज अ प्लेसिबो दे, जैसे हम ठीक है। मिस कैरेजेस के अंदर लोपरिन जो है वो कोई भी कॉज ना डिक्लेयर ना एक्सप्लेन्ड मिस कैरेजेस हो, तो एम्पेरिकली हम उसको दे देते हैं ना लोपरिन। तो यहाँ पे भी हम हम्म। उसको एज अ प्लेसिबो, मैंने अभी भी बोला कि आप ये सारी चीजें हम्म। जो हमने अभी ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, नाइट्राइस है, ये एज अ प्लेसिबो ही देनी है आइसोलेटेड में। ठीक है। मैडम ये जो इवन मेटल फैटी एसिड इवन का जो आपने जिक्र आपने किया है, क्लेक्सेन देनी है वो भी एज अ प्लेसिबो ही देनी है। जी वो यही कहती मैम थी ये कि इतना बर्डन मैम कॉस्ट का क्यों डालना है पेशेंट पे। हाँ, लेकिन अगर उस पर आप डिस्कस कर ले तो हम एज अ प्लेसिबो दे सकते हैं। वैसे क्लेक्सेन के तो हमने प्रैक्टिकली बड़े अच्छे इफेक्ट्स देखे हैं। प्रैक्टिकली क्लेक्सेन से आपका मैम फिर एग्जाम का लाइकर बॉलिंग, क्राइटेरिया क्या मतलब जो इस होगा? तरह का होता है ना 7-8 वाला, वो इम्प्रूव करके 10-11 तक पे चला जाता है। जी। जी, स्कीना क्या कह रही हैं? अच्छा मैडम, मैं पूछना चाह रही थी मैम, कि ये जो ओमेगा फैटी एसिड्स का आपने जिक्र किया मैडम, मैंने फर्स्ट टाइम इसका नाम सुना मैडम। ये किस फॉर्म में हम पेशेंट को देते हैं? आइदर इन द इंजेक्टेबल फॉर्म होते नहीं हैं नहीं, या टैबलेट कैप्सूल फॉर्म होता है है, ये? वन नेटल कैप्सूल, या ओके। हाँ, वन नेटल के नाम से आता है, वो ऑप्टी नेटल के नाम से, काफी नामों के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ रहे हैं। कैप्सूल फॉर्म, जेल जेल टाइप कैप्सूल होते हैं, ओके। ओरल और देते हैं। मैडम एक और क्वेश्चन था। मैडम एक क्वेश्चन ये पूछना था कि ये जब आप मिसिंग इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे थे तो इसमें हम पेशेंट का प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो नहीं करवा सकते? पीसीआर करवा के देखें कि बेशक उसका बीपी नॉर्मल भी हो और तब भी हम देखना चाह रहे हो देखिए, कि प्रोटीन मतलब रिपीट। पीसीआर आपने तब करना है जब प्रोटीन यूरिया आ रहा है। जब प्रोटीन ओके। यूरिया है ही नहीं तो जब पीसीआर क्यों फिक्स कराना पे है? आएगा। ओके।
मिड स्ट्रीम यूरिन में आपको मैम प्रोटीन ये यूरिया मिलेगा तो पीसीआर कराएंगी ना। ओके। जब प्रोटीन यूरिया ही नहीं है तो पीसीआर का क्या फायदा। ओके। प्रोटीन यस मैम, क्रेटिनिन रेशो तो इसीलिए कराते हैं ना कि प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो अब हम मैम इसको क्वांटिफाई कर। क्वांटिफाई यस करने के लिए ना यस पीसीआर कराते हैं। ओके। पहले 24 आवर्स यूरिनरी प्रोटीन्स कराते थे, अब हम पीसीआर ओके कराते हैं। ओके। तो जब मैम ये प्रोटीन, क्लिक्सैन वाली बात जरा एक्सप्लेन कर दें मैम, इसका कोई क्राइटेरिया है या सिर्फ हम AFI और आइसोलेटेड ओलिगो और AFI 7-8 है तो बस हम एक प्लेसिबो एक ट्रायल दे देंगे, या इसका कोई खास फिर क्राइटेरिया होगा क्लिक्सैन का? नहीं आपसे वो ऑप्शन पूछेंगी ना, अच्छा ये क्या फर्स्ट लाइन क्या होगी, सेकंड लाइन क्या होगा, वाइवा टाइप होगा ना ये तो एग्जाम में। तो मैम तो मैम ये कौन से नंबर पे आएगा ये क्लिक्सैन, मतलब किस सेकंड लाइन के अंदर तरतीब में है। सेकंड लाइन के अंदर आपकी ये सारी आ जाती है ना, जो अभी इन्होंने बताई हैं, जैसे बताई हैं जवेरिया ने, ऐसे ही बतानी है कि जी फिर फर्स्ट लाइन आपका फ्लूइड है। फ्लूइड के अंदर आपके सबसे पहले आइसोटोनिक है, फिर हाइपोटोनिक है, ठीक है, फिर आप उसके बाद पेन पेन जी अमाइनो एसिड्स भी दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हाइपरटेंशन आ रही होती है तो उसकी वजह से हम उसको हो जा दे सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर आपकी ये आ जाती हैं, एक तो इंट्रायूटाइन एमनियोफ्यूजन, क्लेक्सेन, और ये सब एज अ प्लेसिबो है, नाइट्रस ऑक्साइड। और इन्होंने क्या बोली थी, एक वो सरडेनाफिल जो है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा हैं कि वो हम नहीं दे सकते। और ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन डी, कैल्शियम, ये सब एज अ प्लेसिबो देंगे। ये सेकंड लाइन है सब, इसी तरतीब से, सही है? जैसे जवेरिया ने जिस तरतीब से बोले हैं ना, उसी तरतीब में सेकंड लाइन है ये। ठीक है मैम। चले ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल अब मल्टीपल गेस्टेशन करेंगे हम उसमें, ठीक है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज, ठीक है। फिर परसों हम मोनोकोरियोनिक करेंगे, ठीक है। चल, ओके, फिर अल्लाह हाफिज।